ये सारे माउंटेन क्लाइंबर्स गलती से एक ऐसे पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए जहां से आज तक मिस्टीरियस तरीके से कोई वापस ही नहीं लौटा। उस जगह पर इतने खतरनाक हंटर्स और जानवर रहते हैं जो इंसानों की हड्डियां तक भी नहीं छोड़ते थे। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े पर्वत श्रृंखला को दिखाते हुए। उस जगह पर हम रब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबर था और अपने दोस्तों के साथ उस पूरे पर्वत के टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हमें नीचे की तरफ उसके दो साथी एलिसन और एड भी दिखाए जाते हैं। इतने लंबे समय तक ट्रैवलिंग करके चढ़ने के बाद वह दोनों थक चुके थे, लेकिन रॉब जो ऊपर की तरफ था वो उन्हें बताता रहता है कि ऊपर का रास्ता एकदम सेफ है, वो लोग बड़ी आसानी से ऊपर आ जाएंगे। अब यह सुनने के बाद एलिसन और एड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। वो दोनों तो एक कोने में खड़े होकर एक दूसरे के फोटोग्राफ्स खींचने लगे। पहले एड एलिसन की खींचता हो और अब एड ने एलिसन को उसकी फोटो क्लिक करने के लिए कही। दोनों इस जगह पर इसी तरीके से थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते रहते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से रॉब उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि थोड़ी सी ही दूरी बाकी है, जिसके बाद हम इस बड़े से माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ एलिसन और एड तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। अब रॉब जब थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे लगा कि बाकी लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे होंगे, इसीलिए वह सपोर्ट की रस्सियां और ऊपर खींचने लगा। बदकिस्मती की बात यह हो गई कि उस रस्सी की वजह से एड का पैर उसमें फंस गया था। इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एकदम उल्टा गिरने लगा एलिसन के साथ। दोनों बुरी तरीके से वहां से नीचे गिरने लगते हैं, पर अच्छी बात हुई कि उन्हें सपोर्ट के लिए रस्सियां मौजूद थीं। वो माउंटेन क्लाइंबर्स थे तो ऑब्वियसली पूरी तैयारी करके गए होंगे अपनी सेफ्टी के लिए। एलिसन और राइट तो एकदम बुरी तरीके से लटके हुए थे, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद रॉ को पता चलता है। आवाज सुनने पर आर भी अब तुरंत ही नीचे की तरफ आने लगा उनकी मदद करने के लिए। एलिसन तो ठीक ही थी, लेकिन एड एकदम उल्टा हो चुका था। जरा सी गलती उन सभी की जान ले लेगी। और तुरंत ही दूसरी रस्सी के माध्यम से वहां पर पहुंचता है और दोनों को कंफर्टेबल करता है। इस इंसिडेंट के बाद तो उन्होंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया और ऊपर की तरफ चढ़ते चले गए। आखिरकार वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर चैन की सांस लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इस माउंटेन को जो एकदम सिंपल टास्क समझ रहे थे, उसमें थोड़ी सी भी गलती करने पर उनकी जान चली जाएगी। पर अब वो तीनों अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद नीचे उतरने की तैयारी करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि रॉब और एड के बीच में ज्यादा बनती नहीं है। दोनों भले ही कई सालों से साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कुछ तो ऐसी बात है जो आज तक उन्हें दूर रखती है। एलिसन बेचारी इन दोनों के झगड़ों के बीच में पिसती रहती है, पर यहाँ वो कैसे भी करके उस पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं और अपने एक फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। उस जगह पर तो उनके दो फ्रेंड्स भी मौजूद थे जिनका नाम एलेक्स और जेनी था। वह दोनों मैरिड कपल्स होते हैं और रॉब उनका पुराना दोस्त था और रॉब ने इंतजाम किया है कि कुछ दिनों तक वो इसी जगह पर रुकेंगे। यह इसीलिए क्योंकि यह पूरा इलाका बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के लिए फेमस है और एक ऐसा माउंटेन है जिसके टॉप पर चढ़कर उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कहा गया है कि उस माउंटेन पर आज तक जो गया वापस ही नहीं आया। अब यहाँ एलेक्स और जेनी के घर के पास पहुंचने के बाद रॉब एड से उनकी मुलाकात करवाता है। एलेक्स और जेनी काफी अच्छे बिहेवियर से उनका स्वागत कर रहे थे और कहते हैं कि तुम्हारे रहने की सुविधा कर दी गई है। सबसे पहले एलिसन अंदर चली गई वहाँ पर अपना रूम देखने के लिए। एड और रफ के बीच में तो अभी भी अनबन चालू ही थी और वो दोनों एक दूसरे को रोस्ट करने से पीछे नहीं हटते थे। फाइनली वह दोनों भी घर के अंदर जाकर फ्रेश होने लग जाते हैं, लेकिन तभी एड कहने लगा कि यहाँ पर सफोकेशन हो रही है और तो और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई है जो बाहर की तरफ से आ रही थी। तुरंत ही वहाँ के एक विंडो को ओपन करने तो जाता है, लेकिन वो बाहर से बंद थी, तो वो इस घर की हर जगह की विंडोज बाहर से ओपन कर दे रहा था। सभी लोग फ्रेश होने लगे थे और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के समय यहाँ का टेम्परेचर अब काफी गिर जाता है, इसीलिए वह सभी लोग डिनर करने के बाद गेम्स खेलने लगते हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ वो ड्रिंक भी कर रहे थे, क्योंकि रॉब को ड्रिंक करना बहुत पसंद था। सभी लोग तो पीछे हट चुके थे, लेकिन यहाँ एलेक्स और एड के बीच तो अलग ही जंग चालू होती है। ये कार्ड्स का गेम था जिस पर उन्होंने काफी सारे डॉलर्स लगाए थे। एड और एलेक्स तो अपना गेम रुक ही नहीं रहे होते। इसी वजह से बाकियों को भी इंटरेस्ट आने लगा। वह भी देखना चाहते थे कि इतने ज्यादा पैसे कौन जीतेगा। सबसे पहले एलेक्स ने सारे किंग्स निकाल दिए और उसे लगा कि वह जीत जाएगा। उसने अपने कार्ड शो किए और पैसे अपनी तरफ खींचने लगा, पर तभी एड का एक नया मूव आता है। वो जब अपने कार्ड रख रहा था तो उसमें तो क्वीन थे, यानी टेक्निकली देखा जाए तो एड इस गेम को जीत चुका है। सभी लोग यह देखकर चौंक गए थे, यानी कि अब एलेक्स को काफी सारे डॉलर्स उसे देने होंगे। पर एलेक्स तो उसे बहुत ही कम मनी देता है और वहां से चला जाता है। और अगर शायद एलेक्स जीत जाता तो वह बरोबर एड से सारे मनी वापस ले ही लेता है। एड और उसके साथियों को गुस्सा तो आता है, लेकिन एलेक्स जेनी के साथ कमरे में चला गया। दोनों तो एक दूसरे के साथ काफी मजे करने लगे और वहीं बाहर की तरफ तीनों बेस्ट फ्रेंड बैठकर बातें कर रहे थे। रॉब और एलिसन तो एड को समझाते हैं कि यह गेम था और एलेक्स पहले से ही काफी ज्यादा चीटर है हर एक गेम में। एड भी इन चीजों को बाद में भूल जाता है। अब उन तीनों की नजर एक फोटो के ऊपर जाती है जो एक माउंटेन की थी। ये माउंटेन काफी ज्यादा बर्फीला लग रहा था और इसी के बारे में
उन्होंने काफी ज्यादा बातें सुनी होती हैं। ये माउंटेन सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। भले ही यह दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन नहीं है, लेकिन कहा गया है कि जो भी आज तक वहाँ पर चढ़ा वापस लौट कर ही नहीं आया। कहा जाता है कि अगर उतनी ऊंचाई से नीचे गिरे तो 1 मिनट लगता है हमें नीचे पहुंचने में, यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर और ऊंचाई कितनी ज्यादा होगी। बट कहीं ना कहीं उन तीनों फ्रेंड्स के दिमाग में यह आने लगा कि वह उस माउंटेन के ऊपर जाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है और वहाँ जाने पर किन किन खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ेगा, ये उन तीनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब वो तीनों अच्छे माउंटेन क्लबर्स होते हैं, तो ये डिसीजन लेकर वो सुबह तैयारी करने लगे सारी चीजों का। शायद वो अनजान माउंटेन पर जाकर ही रहेंगे। सुबह होने पर सभी लोग अपनी तैयारी करने लगे थे ताकि वह उस माउंटेन की तरफ जा सके। उस माउंटेन का नाम डेविल क्लिफ होता है। उसके नाम में ही डेविल है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि यह कितना खतरनाक होगा। बट अब शायद उनमें से सभी लोग मन बना चुके थे वहाँ पर जाने का। इलेक्स और जनी ने तो रास्ते भर के लिए स्नैक्स भी इकट्ठा करके रख लिए होते हैं ताकि उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो। जल्द से जल्द अब सभी लोग उस डेविल क्लिफ तक पहुँचने के लिए फॉरेस्ट वाले रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे। एलेक्स और जेनी को भी उस जगह पर जाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए वह भी जॉय कर लेते हैं। कई घंटों की ट्रैवलिंग के बाद आखिरकार वह फॉरेस्ट के एक प्लेस पर बैठकर आराम करने लगे। जेनी द्वारा बनाए गए वह स्नैक्स खा रहे थे और काफी मजे कर रहे थे। फिलहाल तो उन्हें ट्रैवलिंग में काफी मजा आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उन सभी के होश उड़ने वाले थे। अब यहाँ एड जब स्नैक्स खाता है तो उसे जेनी द्वारा बनाई गई चीजें पसंद नहीं आती। उसे फिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो एड उस स्नैक्स के बारे में बुराई करने लगा। इन चीजों को सुनकर एलेक्स भी काफी भड़क गया, क्योंकि उसकी वाइफ ने वो चीजें बड़े प्यार से बनाई। वो तो एड को कहने लगा कि अब तुम्हें बिल्कुल स्नैक नहीं मिलेगा और तुम अपनी चीजें जो चाहो वो खा सकते हो। एड भी यहाँ पर बच्चा नहीं था, वो इस ताने को बिल्कुल सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है। सभी लोग एड को समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर एड अब गुस्सा हो चुका था। उसके बाद बाकी लोग स्नैक्स खाने में बिजी हो गए और एड फॉरेस्ट के एक ऐसे कोने में चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें उस पूरे एरिया के बीच में घूम रही थी, जो किसी जानवर की तो बिल्कुल नहीं लग रही होती। एड तुरंत ही अपने दोस्तों को आवाज देता है कि उसे कुछ अनजान आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो कोई यहाँ आकर देख ले। रब ने जब यह बात सुनी तो वह उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एड बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एलिसन यह नहीं सोचती और सीधा एड के पास चली जाती है। एड उसे बता रहा था कि उस अनजान आवाज को सुनो जो कि उस तरफ से आ रही है। एलिसन को भी वो आवाज सुनाई दी, लेकिन वो कहने लगी कि शायद यह कोई जंगली जानवर होगा, और पास जाने पर पता चला कि यह किसी जानवर नहीं बल्कि बच्ची की आवाज है, जो कहीं ना कहीं से तो गूंज रही थी। बाकी लोग भी जल्द से जल्द उस जगह पर आ गए और उन्हें भी वह आवाजें सुनाई देती हैं। तुरंत ही जब वह फ्लैट सरफेस की तरफ पहुंचे तो पता चला कि उस जगह पर एक छोटी पाइप निकली हुई है और उसी पाइप के अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी। सभी एकदम चौंक गए कि शायद यह हो सकता है कि उस छोटी बच्ची को जमीन के अंदर बंद करके रखा गया होगा। तुरंत ही अपने सारे सामान वहाँ पर लेकर आकर रॉब और एड उस जमीन को खोदने लगे। उन्हें किसी भी हालत में उस बच्ची को बचाना होगा जो अंदर फंसी हुई है। एलेक्स तो एक लकड़ी पकड़कर खड़ा हो गया कि कोई बुरी कंडीशन आए तो वह तैयार रहे। जल्द से जल्द उस जगह को खोदने के बाद उन्हें एक वुडन ओपनर मिलता है, जिसे दूसरी तरफ करने पर पता चला कि बॉक्स के अंदर एक छोटी लड़की मौजूद है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और किसी को नहीं समझता कि कौन ऐसा बुदिल है जिसने इस बच्ची को यहाँ पर कैद करके रखा होगा। अब सबसे पहले तो उस डरी हुई बच्ची को ऊपर निकालने का काम करते हैं। जो लोग नीचे अपना हाथ डाल रहे थे वो बच्ची तो उन्हें काट ले रही थी। फिर जाकर जेनी नीचे उतरती है और उस बच्चे को कंफर्टेबल फील कराती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर बचाने आए हैं। लड़की अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई थी और जल्द से जल्द वो उसे ऊपर ले लेते। उन्हें नहीं समझता कि आखिर कौन है जो इस बच्चे को यहाँ पर कैद करके गया, पर इतनी बात क्लियर थी कि वह जो भी था वो इस लड़की को मारना नहीं चाहता था। अगर ऐसा होता तो वह उसे पाइप नहीं लगाता जिससे ऑक्सीजन अंदर नहीं आती। फिलहाल तो जेनी ने यह क्लियर कर दिया था कि यह छोटी लड़की हमारे साथ जाएगी, ये अब उनकी जिम्मेदारी है और कैसे भी करके उन्हें सेफ जगह पर लेकर जाना है। अब रॉब, एड और एलेक्स मिलकर प्लान बनाने लगे कि वह यहाँ से कैसे निकलेंगे ताकि जिस भी इंसान ने उसे यहाँ कैद किया था वो वापस न आ जाए। सबसे पहले रॉब एक मैप निकालकर वो सारी चीजें देखता है जो इस जगह से पास में है। उसने बताया कि यहाँ से 40 किमी की दूरी पर एक विलेज मौजूद है, शायद उस जगह पर जाने पे उन्हें कोई मदद मिल जाए। एलेक्स ने तो कहा कि हम कांटेक्ट करके रेस्क्यू टीम यहाँ बुला सकते हैं, लेकिन रॉब और एड ने यह साफ कह दिया कि यहाँ नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मोबाइल फंस का यहाँ कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर वह विलेज के पास पहुँच गए तो शायद नेटवर्क मिल सकता है। अब यहाँ 40 किमी उनके लिए बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। अब तो उनके साथ वो छोटी लड़की भी मौजूद है, उसका ख्याल उन्हें पूरी
तरीके से रखना होगा। तब जाकर रॉब एक और रास्ते के बारे में बताता है जो शॉर्टकट था। उसकी दूरी 20 किमी से भी कम है, यानी अगर वह रास्ता पकड़े तो वह बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं उस विलेज की तरफ। बस प्रॉब्लम इस बात की थी कि उस जगह पर पहुंचने के लिए रास्ते के बीच में डेविल्स क्लिफ आते थे, यानी वही सारी क्लिप्स जिसके बारे में उन्होंने सुना था। फिलहाल तो रब उन सारे खतरनाक चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। उसे सिर्फ यह कंफर्म करना था कि वह जगह सेफ है कि नहीं, और अगर सेफ है तो वह रास्ते पर निशान बनाते चले जाएगा जिससे बाकी लोग फॉलो करते हुए उसे लेकर आ जाएंगे, या अगर वह विलेज तक पहुंच गए तो डायरेक्टली मदद मांगकर इनके पास पहुंच सकते थे। पर अब जेनी कहने लगी कि वह उन माउंटेन्स के ऊपर से इस बच्चे को नहीं लेकर जा सकते। बहुत सोचने के बाद रॉब एलिसन के साथ डिसाइड करता है कि वो उसके साथ उन क्लिप्स पर जाएगा और पता लगाएगा कि मदद लाई जा सकती है कि नहीं। एलिसन जो काफी डरी हुई थी उस लास्ट इंसिडेंट की वजह से, वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इससे वो काफी डरी हुई महसूस होगी। वह रब के साथ वापस क्लाइंबिंग के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है। यानी अब रॉब और एलिसन डिसीजन ले लेते हैं कि वह उस क्लिप पर जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके मदद मांग कर लाएंगे। बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे जब तक हो सके। रॉबर्ट एलिसन अपने सामान लेकर फॉरेस्ट वाले रास्ते से होते हुए उन क्लिप्स के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे कई सारे क्लिप्स थे जिन्हें उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ना था। जल्द से जल्द उन्होंने अपने केबल्स कनेक्ट किए और उन क्लिप्स से उतरना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं अब उनके सामने कौन सी खतरनाक चीजें आने वाली हैं, और आखिरकार वह कौन था जिसने उस बच्ची को किडनैप किया था। ये सब तो एक झटके में ही हमारे सामने आने वाला है। सबसे पहले एलिसन ट्राई कर रही थी उन बड़े बड़े पहाड़ों पे से नीचे उतरने का। ऊपर की तरफ रॉब मौजूद था जिसने की रस्सियां फेंक कर रखी थी और वो उसे मोटिवेट कर रहा था कि वो कर लेगी। एलिसन को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाएं काफी ज्यादा खड़ी हैं। यहाँ पर एक गलती शायद उनकी जान ले सकती है क्योंकि नीचे की तरफ काफी बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। एलिसन फिर भी नीचे उतरते रहती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रफ को जब यह पता चला तो वह खुद नीचे जाने का डिसाइड करता है ताकि वह उसकी मदद करे। उसने सारी रस्सियां बांधी और जल्द से जल्द नीचे की तरफ बढ़ने लगा। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि रस्सी अचानक टूट गई। यह रस्सी टूटने की वजह से रॉब को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला और वह उतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। एलिसन के सामने रफ गिर रहा था, बट बेचारी वह कुछ नहीं कर पाई। नीचे गिरने के बाद रॉब की सिर्फ एक बार आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया था। एलिसन जब अपनी नजर नीचे की तरफ करती है तो उसे रॉब की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। ये मोमेंट उसके लिए इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। एक तो अब रस्सी भी नहीं है और उसे जब नीचे उतरना है तो अपने हाथों की मदद से उतरना होगा। एलिसन यह सोच नहीं पाती कि वह अपने मरे हुए दोस्त के बारे में बाकियों को कैसे बताएगी। आज तक उन्होंने साथ मिलकर इतने सारे पहाड़ चढ़े हैं, फिर आखिरकार इतनी कम ऊंचाई के पहाड़ पर वो कैसे गिर गया। वहाँ दूसरी तरफ एड, एलेक्स और जेनी उस छोटी बच्ची एना को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। उन्हें अभी बिल्कुल नहीं पता कि उनका एक अच्छा दोस्त मर चुका है। सिर्फ उन्हें इतना दिख रहा था कि एना को कैसे भी करके एक सेफ जगह पर लेकर जाना होगा। अब उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि वह रॉब और एलिसन के पास जाएंगे, यानी उस डेविल क्लिव्स के पास। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन अचानक एना नाम की वो छोटी लड़की वहाँ से भागने लग जाती है। एड और एलेक्स तुरंत ही जाकर उसे पकड़ रहे थे और जेनी उसे अपने पास कंफर्टेबल करती है। वो लड़की शायद किन्हीं लोगों से बहुत ज्यादा डर रही थी और उसे एकदम सेफ फील कराना जरूरी था। पहले तो जेनी इस प्लान को एकदम बेकार समझ रही थी, लेकिन एक जगह पर भी रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो लोग वहाँ से तुरंत ही निकल गए। हमें यहाँ बेचारी पहाड़ों पर फंसी हुई एलिसन दिखाई जाती है जिसके पास अब रस्सी भी नहीं थी। धीरे धीरे जब वह कोनों को पकड़कर उतर रही थी तो उसका भी पैर फिसल गया, लेकिन एलिसन ने अपने आप को धक्का दिया जिससे वह पेड़ों के ऊपर से गिरने लगी। उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है और वहाँ से वह एक छोटे से तालाब में पहुँच गई। अच्छी बात होती है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी और तैरते हुए वह कैसे भी किनारे पर पहुंच जाती है। पूरे प्रोसेस में एलिसन बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसीलिए वह किनारे पर पहुंचने के बाद वहीं बेहोश हो गई। अब यहाँ बेहोशी की हालत में एलिसन को कुछ विजन आते हैं और वह अपने आप को एक बंद वाली जगह पर पाती है। ये वही सेम जगह थी जैसा कि वह छोटी बच्ची एना को कैद किया गया होता है। एलिसन लगातार चिल्लाते रह गई, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आ रहा था। उस जगह पर वो छोटी पाइप भी लगी होती है जिसमें से वह चिल्ला रही थी। यानी ये सारी वही कंडीशन है जैसा एना फंसी थी, और अब पता नहीं कैसे एलिसन भी उन्हीं चीजों का विजन देख रही है। थोड़ी देर तक यह चलता रहा और जब एलिसन की आंख खुलती है तो वह अपने बेस्ट फ्रेंड रॉ की डेड बॉडी साइड में देख रही थी। एलिसन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को देखा तो पता चला कि यह रस्सी टूटी नहीं है बल्कि इसे काटा गया है। आखिर ये कौन कर सकता है, क्योंकि उस जगह पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। एलिसन को शायद कुछ पता चल गया होता है, इसीलिए वह ट्राई करती है अपने दोस्तों के पास वापस लौटने का।
यहाँ एड, एलेक्स, जेनी उस बच्ची एना को लेकर आगे बढ़ते ही हैं, पर हमें एक चट्टान पर से दिखाया गया दो लोग जो कि उन सभी के ऊपर एक स्नाइपर की मदद से नजर रख रहे थे। साफ पता चलता है कि यह दोनों हंटर्स हैं जिन्होंने एना को उस जगह पर बंद करके रखा था। पता नहीं अब वो इन सभी लोगों के साथ क्या करेंगे। उन दोनों हंटर्स में तो बात चल रही थी कि हमें फायर करके सबसे पहले उन बाकियों को मारना चाहिए, लेकिन उनकी डिस्टेंस ज्यादा है जिससे कि आवाज काफी गूंज सकती है, इसीलिए फिलहाल वो फायरिंग नहीं करके एक अच्छे मौके का वेट करने लगते हैं। अचानक अब उस जगह पर दो और लोग आ गए थे जिनके पास शॉटगन थी। वो दोनों बाकी हंटर्स से पूछने लगे कि हंटिंग सीजन तो खत्म हो चुका है, फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसी जानवर को मारने के लिए इतनी खतरनाक स्नाइपर का तो यूज नहीं किया जाता। दोनों हंटर्स ने कहा कि हम जानवरों को मारने नहीं आए हैं, हमें एक छोटा सा मिशन मिला है, उसे कंप्लीट करने के लिए आए हैं। अब वो दोनों आदमी जो इस जगह पर ही रहा करते थे, उन्हें इन दोनों पर शक हो जाता है। बिना देरी किए उन्होंने हंटर्स के ऊपर हमला किया और एक को तो जान से ही मार दिया। दूसरे वाले हंटर को वहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है और इतनी चट्टाने वाले इलाके से गिरने के बाद तो उसकी मौत पक्की है। वह दोनों आदमी अब उस स्नाइपर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था और वो यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ एलिसन तो लगातार फॉरेस्ट वाले इलाके से भागते हुए ट्राई करती है अपने बाकी दोस्तों के पास पहुँचने का। उसे तो अंदाजा लग चुका था कि उनके अलावा कोई और यहाँ पर है जो नहीं चाहता कि वह जिंदा रहे। हमें तो अब एक खुले सड़क पर एक कार चलती हुई दिखाई जाती है जिसके अंदर तीन लोग मौजूद थे। एक का नाम एंडडी था तो दूसरे का नाम डार्क। तीसरा आदमी जो पीछे बैठा हुआ था उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी जाती, लेकिन यह बात क्लियर थी कि उन सभी को एना के फादर ने काम दिया है ताकि वह एना को सही सलामत उसके पास लेकर आ जाए। अब एलिसन कैसे भी करके भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंच ही जाती है। वो सारे लोग रिवर के दूसरी तरफ थे और आराम कर रहे होते हैं। एलिसन उन सभी को जल्द से जल्द वहां से निकलने और पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन उस रिवर की इतनी ज्यादा आवाज के कारण कोई कुछ सुन नहीं पाता। तब जाकर एलिसन ने इशारे में समझाया कि तुम सब आगे वाले रास्ते पर मिलो, लेकिन जब दूसरे लोग रब के बारे में पूछते हैं क्योंकि वह वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, तब जाकर एलिसन ने इशारे में बताया कि वह मर चुका है। यह चीज सुनने के बाद सभी एकदम दंग रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि इतना अच्छा माउंटेन क्लाइबर यानी कि रब मारा गया। एना दूसरी तरफ देखते ही है तभी उसके मुंह पर खून के धब्बे आ गए। एक गोली की आवाज आई जो सीधा जेनी के सर में लगती है। जेनी तुरंत ही मरकर पानी में गिर गई जिससे कि एना भी गिर जाती है। बहुत ही तेज पानी के बहाव के कारण दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे थे। गन की आवाज सुनकर सभी लोग वहां से भागने लगे। बाद में पता चला कि ऊपर की तरफ दो स्नाइपर्स मौजूद हैं और यह वही दो लोग थे जिन्होंने बाकी हंटर्स को मारा था। वह अपने स्नाइपर की मदद से लगातार बाकियों के ऊपर भी फायर करते जाते हैं। एड और एलेक्स जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करने लगे क्योंकि जरा सी भी गलती उनकी जान ले सकती है। एलिसन पर भी लगातार फायर हो रहे थे पर वह कैसे भी बचते हुए एना के पास जाना चाहती थी। एक शॉट तो एलिसन के सीधा साइड में जाकर लगा जिससे वह पानी में गिर जाती है। एलेक्स और राय ट्राई कर रहे थे कि वो जेनी को बचा ले, लेकिन जेनी की लाइफलेस बॉडी पानी में डूबती जा रही थी। ये बात तो क्लियर थी कि जेनी बहुत बुरी तरीके से मारी जा चुकी है। वह दोनों हंटर्स बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे थे और जो भी दिखता उसे शूट कर देते। एड और एलेक्स भी बाल बाल बचे और फॉरेस्ट के अंदर काफी अंदर चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एलिसन जो फिलहाल के लिए पानी में मौजूद थी वो एना को अपने साथ रखती है। प्रॉब्लम की बात तब आ गई जब सामने की तरफ एक छोटा वाटरफॉल आ जाता है। उसके अंदर गिरने के बाद सभी लोग एकदम बिखर गए। एना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी जिससे एलिसन काफी परेशान हो गई। वह तो बार बार गोता लगाकर उसे ढूंढने के लिए चली जाती। अचानक अब एलिसन को जेनी दिखाई दी जो अब मर चुकी थी। इतनी ज्यादा डरावनी चीज उसने पहले कभी नहीं देखी और एलिसन फिर से ऊपर आकर नीचे जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एना मिल गई जो कि वह पानी के ऊपर लेकर आ जाती है। जल्द से जल्द वो ट्राई करने लगी कि उसे ठीक किया जा सके क्योंकि एना मर सकती है, पर यहाँ पीछे की तरफ जो दो स्नाइपर्स मौजूद थे वह बार बार फायर कर रहे होते हैं। एलिसन बाल बाल बची थी और वो एना को ऊपर की तरफ भेज देती है ताकि वो फॉरेस्ट में जाए। स्नाइपर्स की गोलियां खत्म हो गई होती हैं, इसीलिए वो उसे चेंज करने लगे और वो तो एलिसन को इशारा कर रहे थे कि तुम भी भाग जाओ, तुम्हारे पास मौका है। एलिसन अपने बाकी साथियों के पास आती है और वह छोटी बच्ची एना एक बड़े से पत्थर के पीछे आकर छुप जाती है। शायद अब उन सभी लोगों की जान बहुत ज्यादा खतरे में थी। एलिसन और एलेक्स एक साथ मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार एड और एना कहाँ पर चले गए। बेचारी एना अभी भी पत्थर के पीछे छुपी हुई थी और समझ नहीं पाती कि वो कैसे बचे क्योंकि सामने की तरफ ही वो हंटर होता है जो गन लेकर आगे बढ़ रहा था। तभी उस जगह पर एड पहुंच जाता है और एना को शांति से वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन पता चला कि वहां पर एक बर्ड मौजूद थी और वह उड़ने लगी जिससे कि हंटर को उनकी लोकेशन का पता चल गया। वो लगातार उनके ऊपर फायर करते हुए अपने दूसरे साथी को भी उनकी लोकेशन बताता है। एड ने एना को अपनी गोद में लिया और वह बहुत ही तेजी से भागने लगा था। अच्छी बात थी कि फॉरेस्ट के अंदर कई सारे पेड़ मौजूद थे तो उनका
निशाना चूक जा रहा था। कैसे भी करके एड एना को लेकर नीचे तो आता है, लेकिन एक स्लोप से लगातार नीचे गिरने लगता है। रास्ते में एना को भी बहुत ज्यादा चोट लगी और एड को भी। एड का तो सर पेड़ से बहुत तेज लगता है और उसका पैर भी टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने एना का साथ नहीं छोड़ा। थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए आखिरकार वो एलिसन और एलेक्स के पास पहुंच गए थे। एना को सही सलामत देखकर एलिसन खुश हो जाती है, पर दूसरी तरफ देखने पर पता चला कि वह दोनों हंटर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पर एलेक्स ने यहाँ एड को देखते हुए कहा कि उसका पैर चोटिल हो चुका है, वो इस तरीके से हमारी तरह जल्दी चल नहीं सकता। अब इन सारी चीजों को देखते हुए एलेक्स ने प्लान बनाया कि वो एना को लेकर भागेगा, जिससे कि बाकियों को मौका मिल जाए यहाँ से निकलने का। अब उन दोनों हंटर्स को चकमा देने के लिए एलेक्स एना को नहीं बल्कि उसके कुछ कपड़ों को लेकर भागने लगता है। हंटर्स को लगा कि यह एना को लेकर जा रहा है, इसीलिए वह उसके ऊपर फायर